हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक नई मशीन अल्टरनेटर के बारे में आपकी टॉपिक है और पूरे तन मन के साथ इस क्लास में जुड़े रहिए दोस्तों, और इस पूरे क्लास को देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को जरूर पहुंचाइए। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आई है, इसका आंसर दीजिएगा कि बड़ी एसी जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से सिलेक्ट करना है कि उपरोक्त सभी होगी, या सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि, या फ्लक्स कंट्रोल विधि, या वोल्टेज कंट्रोल विधि। कमेंट करके इसका आंसर बताइए दोस्तों कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, पहला बी नंबर है कि सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि। देखिए, आप ये सोचिए दोस्तों कि जो अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए आप जनरेटर यूज करते हैं, डीजल इंजन, उसी का एग्जांपल लेके हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। जब दोस्तों आप जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर अंदर से अंदर वोल्टेज उत्पन्न करने लगती है, और उसी वोल्टेज को हम आउटपुट में प्राप्त करने के लिए टर्मिनल तक लाते हैं। अगर आपकी दोस्तों जनरेटर में किसी प्रकार की कोई लोड कनेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लोड करंट 0 होगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, IL का मान कितना होगा, 0 एम्पियर होगी, है ना। लेकिन जब आपकी जनरेटर नो लोड पे चल रही है, फिर उस पे आप लोड कनेक्ट करते हैं, तो लोड कनेक्ट करने के बाद आपकी जनरेटर दोस्तों लगातार चल रही है। लेकिन अचानक से अगर आप उस लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वोल्टेज के मान में जो परिवर्तन आता है, देखिए वोल्टेज घट भी सकती है और वोल्टेज बढ़ भी सकती है। किस वोल्टेज की बात हो रही है, तो दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज, है ना। कौन सी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज की बात हो रही है, क्योंकि आउटपुट आपको कहां पे प्राप्त होती है, तो टर्मिनल पे प्राप्त होती है, और टर्मिनल से लोड कनेक्ट है। जब लोड को अचानक आप हटा देंगे तो इस वोल्टेज में दोस्तों कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, उसी को कहा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। और दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ये हमेशा नोट कीजिएगा, ये हमेशा दोस्तों फुल लोड पर ज्ञात किया जाता है। किस लोड पर, ये फुल लोड पर ज्ञात किया जाता है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का मान। लेकिन आपके किताबों में क्या दिया गया है दोस्तों कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा नो लोड वोल्टेज गुणे 100। दोस्तों ये आपका जो दिया हुआ है किताब में सूत्र, ये सूत्र पूरी तरह से गलत है। सूत्र क्या होना चाहिए, नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड, है ना। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, या फुल लोड वोल्टेज गुणे 100। आप खुद सोचिए दोस्तों कि जब तक जनरेटर में आप वोल्टेज नहीं डालेंगे, वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि टर्मिनल पे वोल्टेज का मान घटेगा या टर्मिनल पे वोल्टेज का मान बढ़ेगा। इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा फुल लोड पर ज्ञात किया जाता है। तो उन्हीं में से दोस्तों सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा वोल्टेज को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, और हाँ दोस्तों साथ ही साथ आप ये देखते रहिए कि कौन सा प्रश्न आपको सबसे पसंद आई, कौन सा प्रश्न दोस्तों सबसे अधिक आपको प्रभावित करता है, आपके दिल को टच करता है, और कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा प्रश्न है जो आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है जब 3 फेज स्टार में संयोजित होती है ना। दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए कि जब दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग फील्ड का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अगर घूम रही है अल्टरनेटर में, तो कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी जब 3 फेज स्टार में संयोजित हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों 2 स्लिप रिंग की। आप सोचेंगे कि स्टार वाइंडिंग तो दोस्तों इस प्रकार से होती है ना, ये स्टार वाइंडिंग हो गई, तो इस पे 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। लेकिन आप ध्यान रखना, जब दोस्तों आपका आर्मेचर घूमेगी, है ना, जब आपका आर्मेचर घूर्णन करेगी, उस कंडीशन में, इस कंडीशन में दोस्तों 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। कितने स्लिप रिंग, तब जाके 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। अगर दोस्तों आपकी फील्ड घूमती है,
अगर आपका घूर्णन क्या करेगी, अगर घूर्णन दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड करती है तो 2 स्लिप रिंग से ही काम हो जाती है। कितना दोस्तों, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टूडेंट 2 स्लिप रिंग या 3 स्लिप रिंग, ये कंफ्यूजन कहां से आती है, ये कंफ्यूजन यहां से आती है। हर स्टूडेंट यही सोचते, मतलब कि स्टूडेंट ये सोचते हैं दोस्तों कि स्टार वाइंडिंग है, यानी कि स्टार कनेक्शन है 3 फेज सप्लाई की, तो 3 या 4 स्लिप रिंग चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे कितना दोस्तों, 4 स्लिप रिंग होगी, है ना, 4 स्लिप रिंग होगी। क्योंकि देखिए, एक आर फेज के लिए, दूसरा वाई फेज के लिए, और तीसरा दोस्तों बी फेज के लिए, और यहाँ एक न्यूट्रल होगा। तो 4 स्लिप रिंग होगी। अगर आर्मेचर आपकी रोटेटिंग होगी, अगर फील्ड रोटेट होगी दोस्तों, तब केवल 2 स्लिप रिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की प्रकृति कैसी होगी। आपके पास दोस्तों केवल 4 ही ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको बताना है। यानी कि एक अल्टरनेटर है, यानी कि दोस्तों एक डीजल इंजन है, उस इंजन के द्वारा जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है आर्मेचर वाइंडिंग में, उसका नेचर कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो नेचर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि E बराबर BLV साइन थीटा, है ना। E किसको बता रही है, तो E दोस्तों बता रही है ये वोल्टेज को, है ना, वोल्टेज को। लेकिन E मैक्स हमें कब प्राप्त होगा, अधिकतम वोल्टेज का मान कब प्राप्त होगा, जब दोस्तों इस फाई का, ये जो आपको फाई दिख रहा है ना, ये फाई क्या बताती है दोस्तों, ये बताती है लोड एंगल। ये किसको बताती है, ये लोड एंगल को बताती है। और जब लोड एंगल का मान 90 डिग्री होगा, उस समय दोस्तों E मैक्स का मान अधिकतम होगा। यानी कि आप खुद देखिए ना, इस डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मोटर का N पोल है और ये मोटर का S पोल है ना। N से निकल करके चुंबकीय क्षेत्र S की ओर दोस्तों गति कर रही है। ये देखिए, N से निकल करके कहाँ जा रही है, ये S की तरफ जा रही है। आप दोस्तों जब किसी चालक को दोस्तों इस एंगल पर रखेंगे, है ना, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप यहां से देखेंगे कि जितने भी एंड से निकल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, वो सब के सब दोस्तों इस चालक को, ये क्या है, एक चालक है, इस चालक को एक कॉन्टेक्ट, इस चालक को दोस्तों टच करते हुए एस पोल की तरफ जा रही है। तो जितने अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इस चालक को कट करेंगी, टच करेंगी, उतना ही दोस्तों अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये ईएमएफ की बात हो रही है। और किस एंगल पर अधिक टच करेंगी, तो 90 डिग्री एंगल पर ये अधिक टच करती हैं। तो उसी कंडीशन में दोस्तों जब लोड एंगल का मान 90 डिग्री होगा, उस कंडीशन में ई मैक्सिमम होगी, है ना। तो आंसर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन की डार्क लैंप विधि में लैंप सेट कैसे संयोजित किए जाते हैं। अब दोस्तों अब आपको यहां से देखना होगा कि जब आप सिंक्रोनाइजेशन करते हैं अल्टरनेटर को, है ना, तो उस में बहुत सारी विधि है सिंक्रोनाइजिंग करने का। लेकिन डार्क लैंप विधि में लैंप सेट को कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी एक जनरेटर है वो पहले से चल रही है, उस जनरेटर को आप क्या नाम देंगे, उसको रनिंग जनरेटर नाम देंगे, है ना। नोट करना दोस्तों इस चीज को, उसको किस नाम से जानेंगे आप, उसको रनिंग जनरेटर के नाम से जानेंगे। तो इस रनिंग जनरेटर के साथ में जब दूसरी जनरेटर को आप लगाएंगे तो उसको कौन सा जनरेटर कहेंगे, उसको दोस्तों इनकमिंग जनरेटर कहते हैं। नोट कीजिएगा, इनकमिंग जनरेटर, है ना, इनकमिंग जनरेटर। इन दोनों जनरेटरों को क्या करना है, आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, जब लैंप सेट के द्वारा जोड़ना है, ठीक है, यानी कि इनको दोस्तों जोड़ना है समांतर क्रम में। आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों जनरेटर समांतर क्रम में जुड़ चुके हैं या नहीं जुड़ चुके, इसलिए दोस्तों आप डार्क लैंप मेथड का प्रयोग करेंगे चेक करने के लिए कि आपकी ये सिंक्रोनाइजिंग हो चुकी है या नहीं हुई है ना। तो इसमें दोस्तों लैंपों का सेट यूज किया जाता है, सीरीज क्रम में लैंपों को जोड़ करके लैंपों के कई सारे सेट बनाया जाता है। तो
तो इस लैंप के सेट को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों समान फेज में कनेक्ट करेंगे। कैसे? एक समान फेज में। और आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रनिंग जनरेटर और इनकमिंग जनरेटर इन दोनों के समान फेज में आप इसको कनेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, बस आप इस पूरे क्लास को देखिए, इसके बाद आप खुद महसूस करेंगे दोस्तों कि ये किस लेवल का प्रश्न है। और इसी लेवल का प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और जब आप इस लेवल के प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहीं से दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यही कॉन्फिडेंस दोस्तों, इसी कॉन्फिडेंस के बलबूते पे आप एग्जाम को क्लियर करेंगे और दोस्तों अपनी कामयाबी को हासिल करेंगे। देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर की सिंक्रोस्कोप विधि में मीटर का पॉइंटर किस परिस्थिति में धीमा संकेत दर्शाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सिंक्रोनाइजिंग करने के बहुत सारे विधियां हैं, है ना। और सिंक्रोनाइजिंग करने के बहुत सारे विधियों के साथ साथ दोस्तों सिंक्रोनाइजिंग अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के भी बहुत सारे विधि हैं। तो उसी में से एक विधि है दोस्तों सिंक्रोस्कोप विधि। इस सिंक्रोस्कोप विधि में दोस्तों एक सिंक्रोस्कोप यंत्र होता है, नोट कीजिएगा इसको, सिंक्रोस्कोप यंत्र होती है ना। इस यंत्र के अंदर 2 फेज की मोटर लगी होती है। ध्यान रखना, इसमें कौन सी मोटर लगी होती है दोस्तों? 2 फेज की मोटर लगी होती है, जिसमें टू फेज की मोटर है और 2 फेज की इसमें वाइंडिंग किया जाता है ना। तो देखना कि सिंक्रोस्कोप यंत्र, इस यंत्र में एक डिस्प्ले होता है दोस्तों, ध्यान रखना, यानी कि इसका इस यंत्र का एक डिस्प्ले है। यहाँ पे इसका स्केल लगी होती है। ये है दोस्तों इस यंत्र का स्केल। यहाँ पे दोस्तों लिखा होता है स्लो, है ना। यहाँ पे लिखी होती है फास्ट। और यहाँ पे इसका पॉइंटर होता है। पॉइंटर दोस्तों सीधा यहाँ पे होती है ना। बीचों बीच पॉइंटर स्थिर होता है। अगर फ्रीक्वेंसी का मान दोस्तों, किस फ्रीक्वेंसी के मान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नोट करना उसको कि एक दोस्तों रनिंग जनरेटर है और दूसरी कौन सी है? इनकमिंग जनरेटर, यानी कि जो बाद में जनरेटर आपने लगाया है उसको इनकमिंग जनरेटर, और पहले से जो चल रही है वो रनिंग जनरेटर। हमें मैच किसके साथ कराना है? तो रनिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ दोस्तों इनकमिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को मैच कराना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे दोस्तों ये पॉइंटर, अगर ये पॉइंटर यहाँ पे जा रही है फास्ट पे, है ना, इसका मतलब कि इनकमिंग जनरेटर का जो गति है वो बहुत अधिक है। और गति दोस्तों आपको पता होगा कि NS समानुपाती FS होता है, यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है सिंक्रोनस गति। हम दोस्तों सिंक्रोनस गति को यानी कि दोस्तों इनकमिंग जनरेटर के प्राइम मूवर को कंट्रोल करके हम इस इनकमिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के लिए, अगर आपका पॉइंटर फास्ट की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी का मान अधिक है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में दोस्तों जो आपकी ये इनकमिंग जनरेटर है ना, इसके प्राइम मूवर की स्पीड को कंट्रोल करके हम फ्रीक्वेंसी के मान को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किस परिस्थिति में पॉइंटर धीमा संकेत दर्शाता है, यानी कि पॉइंटर कहाँ पे जा रही है? यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब कि इसका जो इनकमिंग जनरेटर है इसका फ्रीक्वेंसी कम है रनिंग जनरेटर से। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? मैच कराने के लिए हम प्राइम मूवर की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इस रनिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करा देंगे। तो यह है दोस्तों, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान निम्न है। आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का मान निम्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे कैसे? इनकमिंग जनरेटर की दोस्तों जो प्राइम मूवर है ना, उस प्राइम मूवर की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्योंकि देखिए जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड को आप बढ़ाएंगे दोस्तों, वैसे ही सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की क्या दर्शा रही है? आपकी पॉइंटर धीमा फ्रीक्वेंसी दर्शा रही है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम में लैंप जलते बुझते हुए किस फॉल्ट को संकेत करते हैं? अब दोस्तों
लैंप जो है ना ये जल भी रहे हैं और बुझ भी रहे हैं, यानी कि जलते बुझते हैं। ये कौन से फॉल्ट को संकेत करते हैं? तो ये दोस्तों आवृत्ति के मान में अंतर को, आवृत्ति के मान में दोस्तों अंतर को ये संकेत करते हैं। यानी कि जो दोस्तों आपकी रनिंग जनरेटर है ना, कौन सी दोस्तों? रनिंग जनरेटर है और एक है इनकमिंग जनरेटर। ये कौन सी है? इनकमिंग जनरेटर। आपको पता होगा दोस्तों कि रनिंग जनरेटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, लेकिन जो आपने बाद में जनरेटर लगाया ना उसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों कम है या फिर अधिक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? इस कंडीशन में जो लैंप की लड़ियां है ना वो लड़ी दोस्तों जलेंगे भी बुझेंगे भी। तो हम क्या करेंगे, जो इनकमिंग जनरेटर है ना इसके दोस्तों नोट कीजिएगा दोस्तों, इसका जो प्राइम मूवर है, इसका क्या है? प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर की स्पीड को दोस्तों हम कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करके हम फ्रीक्वेंसी के मान को एडजस्ट करेंगे। इसका भी फ्रीक्वेंसी हम कितना लाएंगे? 50 हर्ट्ज लाएंगे। अब दोनों जनरेटर की फ्रीक्वेंसी मैच होगी दोस्तों और आपकी जनरेटर सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो इसी दोस्तों आवृत्ति के मान में अंतर, ये जो फॉल्ट है ना इसको कौन बता रहा है? जलते बुझते हुए लैंप बता रहे हैं। जब आपका दोनों जनरेटर का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो जाएगी तो फिर लैंप क्या करने लगेंगे? सारे लैंप दोस्तों नोट कीजिएगा यहाँ पे, सारे के सारे लैंप है ना, सारे के सारे लैंप दोस्तों एक समान प्रकाशित होंगे, है ना, प्रकाशित होंगे, एक समान दोस्तों प्रकाशित होंगे। जलना बुझना बंद हो जाएगा, सारे लैंप एक समान रूप से जलने लगेंगे। तो ये इसका आंसर होगा आवृत्ति में अंतर, है ना। अगला देखिए कि किसी अल्टरनेटर में पिच फैक्टर की इकाई क्या होती है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पिच फैक्टर कहां से आया। पिच फैक्टर दोस्तों पिच वाइंडिंग से आती है, यानी कि वाइंडिंग जो आप करते हैं ना, अगर शॉर्ट पिच करेंगे, कहने का मतलब दोस्तों जो वाइंडिंग करते हैं ना आप, वाइंडिंग शॉर्ट पिच भी होती है, लॉन्ग पिच भी होती है और फुल पिच भी होती है। वहीं से दोस्तों वाइंडिंग से आती है आपकी पिच फैक्टर। तो किसी अल्टरनेटर में पिच फैक्टर का जो इकाई है ना वो आपको बताना है दोस्तों, अल्फा है, बीटा है, गामा है या क्या है या फिर कुछ नहीं है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों। ये क्या है? ये एक मात्रकहीन है। इस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन आप ये ध्यान जरूर रखना दोस्तों कि जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, कभी पूछे कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में दोस्तों आपसे पूछे कि इसमें पिच फैक्टर कितना होता है ना, आपसे अगर पूछ दे कि पिच फैक्टर का मान कितना होता है तो नोट करना दोस्तों, हमेशा इसमें पिच फैक्टर का मान होता है दोस्तों वो इकाई होता है। कितना होता है पिच फैक्टर का मान? इकाई होता है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे नोट करना दोस्तों, जो शॉर्ट प्रकार से जो वाइंडिंग किया जाता है, शॉर्ट वाइंडिंग के द्वारा जब इस वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो कैसी ईएमएफ उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जो ईएमएफ की प्रकृति होती है ना वो इन फेज होती है। कैसी होती है दोस्तों? इन फेज। यानी कि नोट कीजिएगा, जो ईएमएफ की प्रकृति होती है दोस्तों, है ना, ईएमएफ की जो नेचर होती है वो किस नेचर की होती है? तो वो इन फेज होती है। कैसी होती है? इन फेज होती है। और ध्यान रखना पिच फैक्टर का मान हमेशा इकाई होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, और ईएमएफ की प्रकृति दोस्तों इन फेज होती है। और इसका जो योग होता है दोस्तों ये सदिश योग किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लिखिएगा, इसका जो इस ईएमएफ का जो योग किया जाता है ना वो सदिश योग किया जाता है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि सदिश योग बड़ी होती है या फिर बीजगणितीय योग बड़ी होती है, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों फुल पिच वाइंडिंग किया जाता है। लेकिन आप एक पॉइंट और ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी शॉर्ट पिच वाइंडिंग किया जाता है ये किस मकसद से किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए। नोट करना, इस चीज को नोट करना दोस्तों कि हार्मोनिक्स जो आपकी होती है ना, हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग किया जाता है ना। हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए आप शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अल्टरनेटर में वोल्टेज गिरावट किस कारण से होती है? उपरोक्त में से कोई नहीं। लीकेज फ्लक्स, आर्मेचर लीकेज करंट, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। आपको बताना है दोस्तों कि जो वोल्टेज में गिरावट आती है, यानी कि जिसको आप वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, है ना, इसी को आप कहते हैं वोल्टेज
रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का कारण क्या है? तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है ना, ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज रेगुलेशन एक मोटर की हानि है। ये क्या है दोस्तों? ये मोटर की हानि है ना। इसीलिए इसका मान जितना होना, कम से कम इसका मान होना चाहिए। एक और नोट करना दोस्तों, इसका जो मान है, मान कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव में होना चाहिए दोस्तों, तो और अच्छी बात है ना। वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव में होना चाहिए। अब सुनना दोस्तों, जो अल्टरनेटर होती है ना, अल्टरनेटर दोस्तों जब लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करती है, किस पावर फैक्टर पे दोस्तों? नोट करना, जब आपकी अल्टरनेटर दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करती है ना, यूनिटी पीएफ पे काम करती है, और जब दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है ना, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, इन दोनों कंडीशन में दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो निगेटिव होता है, सॉरी निगेटिव नहीं, जीरो होती है, 0% वोल्टेज रेगुलेशन होती है। ये दोस्तों केवल तो थ्योरेटिकल रूप से है ना। आप नोट करना इस चीज को, थ्योरेटिकल रूप से ये संभव कहाँ है? केवल दोस्तों शब्दों में संभव है, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप से कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि कोई अल्टरनेटर यूनिटी पावर फैक्टर या लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रही है तो वोल्टेज रेगुलेशन 0% हो। क्योंकि दोस्तों अगर उसमें आप वोल्टेज, अगर दोस्तों टर्मिनल पे लोड कनेक्ट है, उस लोड को आप डिस्कनेक्ट करते हैं, तो डिस्कनेक्ट करते ही टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उस वोल्टेज में दोस्तों परिवर्तन आना ही आना है प्रैक्टिकल रूप से। लेकिन शब्दों में दोस्तों इसको क्या कहा जाता है कि 0% होती है, थ्योरेटिकल रूप से वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0% होती है। तो ये किसके कारण होती है? ये दोस्तों आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के कारण होती है। किसके कारण दोस्तों? आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के कारण होती है। IA इंटू XA के कारण ये होती है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न से रूबरू होइए दोस्तों। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान कितना होता है? अभी अभी आपके सामने आया था दोस्तों पिच फैक्टर, है ना। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान कितना होता है? तो हमेशा दोस्तों ये इकाई के बराबर होती है। कितना? सदैव दोस्तों इकाई के बराबर होती है। और इसमें उत्पन्न EMF का नेचर कैसा होता है अभी अभी आपने देखा था। और अगर दोस्तों लॉन्ग पिच वाइंडिंग के बारे में पूछे कि लॉन्ग पिच वाइंडिंग में जो पिच फैक्टर का मान होता है, नोट कीजिएगा दोस्तों, लॉन्ग पिच वाइंडिंग, है ना, लॉन्ग पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान कितना होता है? पिच फैक्टर का मान दोस्तों कितना होता है? तो इसको दोस्तों हमेशा इकाई से कम होती है, हमेशा 1 से कम होती है इसमें पिच फैक्टर का मान, है ना। तो ये लॉन्ग पिच के लिए हो गया। और शॉर्ट पिच के लिए दोस्तों हमेशा पिच फैक्टर का मान कितना होता है? तो इकाई से कम होती है, सॉरी इकाई के बराबर होती है, और लॉन्ग में इकाई से हमेशा कम होती है ना। और एक बात और नोट करना दोस्तों कि लॉन्ग पिच के द्वारा, है ना, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों लॉन्ग पिच के द्वारा, लॉन्ग पिच के द्वारा जो EMF की प्रकृति है, EMF की प्रकृति ये कैसी होती है दोस्तों बताइएगा? तो ये होती है दोस्तों आउट ऑफ फेज, है ना, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज होती है। ये होती है लॉन्ग पिच वाइंडिंग में। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कैसी होती है? EMF की प्रकृति इन फेज होती है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न EMF के परिणाम में वृद्धि कैसे किया जा सकता है? आपने दोस्तों क्या किया कि आपके घर में यही समझिए कि कोई शादी है, कोई उत्सव है, आपने एक जनरेटर लाया, एक डीजल इंजन वाली जनरेटर लाया दोस्तों। और उस जनरेटर, वो जनरेटर क्या है कि वोल्टेज उत्पन्न तो कर रही है लेकिन बहुत कम मान का वोल्टेज उत्पन्न कर रही है। यानी कि जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है दोस्तों। तो उस वोल्टेज के मान को कैसे बढ़ाना है? आपको आउटपुट में दोस्तों चाहिए 230 वोल्ट, लेकिन जनरेटर दोस्तों केवल 200 वोल्ट उत्पन्न कर रही है। कितना? 200 वोल्ट उत्पन्न कर रही है। तो इस वोल्टेज के मान को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? यही है दोस्तों आपका क्वेश्चन। तो उत्तेजन वृद्धि द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
कैसे? उत्तेजन वृद्धि द्वारा। अब समझिएगा दोस्तों ध्यान से कि कैसे उत्तेजन वृद्धि के द्वारा इसको बढ़ाया जाता है। तो जो आपकी अल्टरनेटर है ना, इसको दोस्तों डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है, डबल एक्साइटेड मशीन कही जाती है। और इसके दोस्तों फील्ड रोटर में जो फील्ड वाइंडिंग किया गया है ना, उसको भी डीसी सप्लाई दिया जाता है। तो जब रोटर वाइंडिंग में लपेटा हुआ फील्ड वाइंडिंग को, रोटर में लपेटी हुई फील्ड वाइंडिंग को जब आप डीसी सप्लाई देते हैं तो वहां दोस्तों स्थिर मान वाली, कैसी? स्थिर मान वाली एक फ्लक्स उत्पन्न होती है। वही फ्लक्स दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग को कट करती है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो उत्तेजन करंट को बढ़ाना पड़ेगा, और फील्ड, जिसको कहते हैं फील्ड करंट, और फील्ड करंट को अगर आप बढ़ा दिए दोस्तों तो वहीं से उत्पन्न होता है फ्लक्स, और फ्लक्स जितना अधिक होगा उतना ही अधिक दोस्तों ये आर्मेचर वाइंडिंग को कट करेगा और उतना ही अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगी। तो ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए को सही करना होगा कि उत्तेजन में वृद्धि करेंगे, वृद्धि करके वोल्टेज के मान को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 10 क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइएगा, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल सुबह 7 बजे फिर से इंतजार कीजिएगा, हम इसी टॉपिक पे नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। और दोस्तों आप इंतजार करिएगा, हम आपके इंतजार को दोस्तों एतबार में बदलने के लिए हम जरूर आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।